हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था CFT की लिमिटेशंस और साथ में एक पॉइंट और मेंशन किया था जिसको हम आज पढ़ेंगे। वो था संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुण। किस प्रकार वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आज हम उन सभी पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुण। संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुण। ओके, ये पॉइंट अपन मेंशन कर रहे हैं। अब जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि ये विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर रखते हैं जिसके आधार पर हम इनको विभिन्न प्रकार के वर्गों में डिवाइड करते हैं। अब वो वर्ग कौन कौन से हैं? अगर हम पहले बात करते हैं तो वो होता है प्रतिचुंबकीय। कौन सा होता है? प्रतिचुंबकीय। तो इनको बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व। क्या बोलेंगे इनको? प्रतिचुंबकत्व। दूसरे अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसको बोलते हैं अनुचुंबकत्व। अनुचुंबकत्व। तीसरा होता है लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व, जिसको अपन बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक। इंग्लिश में अगर चाहें तो अपन इसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिज्म कह सकते हैं चुंबकत्व के लिए। तो ये तो हो जाएगी डाया मैग्नेटिज्म। ये होती है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म। ये होती है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म। और जो चौथा होता है वो होता है प्रतिलोह चुंबकत्व। इसका जस्ट उल्टा होता है, प्रतिलोह चुंबकत्व। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब देखो, वास्तव में मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, मतलब चुंबकीय गुणों की बात करते हैं, तो वो किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं। जब हम CFT की बात करके आए थे तो CFT में भी चुंबकीय गुणों की व्याख्या की थी। CFT ने भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया था और जो पहला एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था वो दिया था कि संकुल यौगिक जो बन रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे। इस बेसिस पे उन्होंने चुंबकीय गुणों की बात की थी। मानों की बात नहीं कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं चुंबकीय गुणों की। तो चुंबकीय गुणों के लिए हम ये कहते थे कि ऐसे स्पीसीज या ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, युग्मित है, वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। मतलब उनका यह गुण प्रतिचुंबकीय गुण कहलाता है। ऐसे जो यौगिक हैं वो प्रतिचुंबकीय यौगिक कहलाते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयरिंग में होते हैं, युग्मन में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती हैं जिनमें कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। उस कंडीशन में हो सकता है वो अनुचुंबकत्व यौगिक गुण प्रदर्शित करता हो सकता है लोह चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता हो, या कुछ हद तक हम प्रतिलोह चुंबकत्व की भी बात करते हैं। ओके, तो बात हम करते हैं सबसे पहले प्रतिचुंबकत्व क्या होता है, किस तरह की ये प्रॉपर्टीज रखते हैं, कैसे हम इनको मेंशन करें कि इनके जो डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स मीन्स यहाँ पे ऑर्बिटल्स से है कि जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवस्था है, उनका जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार ये प्रदर्शित करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक पॉइंट से। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो वो स्टार्ट करेंगे अपन प्रतिचुंबकत्व से। प्रतिचुंबकत्व। अब प्रतिचुंबकत्व के लिए कंडीशंस क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? पेयरिंग में होने चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निर्वात से कम कर देते हैं। ध्यान से समझना, ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निर्वात से कम कर देते हैं, क्या कहलाएंगे? प्रतिलोह चुंबकीय यौगिक कहलाते हैं, और उनका यह गुण प्रतिलोह चुंबकत्व कहलाता है। समझ में आ रही है परिभाषा? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं वापस से। क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को निर्वात से भी कम कर देते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और उनका यह गुण प्रतिलोह चुंबकत्व कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब वो रिपेल करते हैं, तीव्रता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य रख दें तो वो क्या करते हैं? उस चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे कोई मैग्नेट है जिसका N और S पोल यहाँ पे अरेंज्ड है, मैग्नेट लगी हुई है, दो मैग्नेट हैं, दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया है? किसी मैटर या पदार्थ को अपन ने यहाँ पे डाल दिया है। ओके, अब ये क्या करेंगे? हमको पता है कि जो मैग्नेटिक रेज हैं, जो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, वो नॉर्थ टू साउथ मूव होती हैं। हम कहते हैं कि नॉर्थ से साउथ तक वो एक स्ट्रेट मूवमेंट में जाना चाहिए, लेकिन हम अगर उसके पाथ पर, उसके पथ में कोई अवरोध रख दे, अवरोध का मतलब यहाँ पे प्रतिकर्षित पदार्थों से है, अवरोध वैसे नहीं होता, तो अगर हम कोई ऐसा पदार्थ रख दे जो इन बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हो, प्रतिकर्षित के कारण क्या होगा कि जो सीधे आने वाली थी वो प्रतिकर्षित होकर अपना पाथ बदल लेती है, और जो नीचे से आने वाली है वो अपने जो रास्ता है वो बदलकर दूसरे एंड तक पहुंचती है। तो यहाँ से अगर अपन बात करें कि जैसे ये इस तरह से ये मूव होती है, ओके, ये यहाँ से अगर जाएगी इस तरह से मूव होती है, और ये इस तरह से मूव होती है। तो बात ये आती है कि जो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी बल रेखाएं, वो किसी पदार्थ ऐसा रखा हुआ है जिससे वो प्रतिकर्षित होकर वो अपने पाथ में डेविएशन शो करती है, विचलन प्रदर्शित करती हैं। वो विचलन कैसा होता है? वो होता है प्रतिकर्षित रूप में, कि वो बल रेखाएं दूर हटती हैं। देखो डेविएशन दोनों तरह का है, आकर्षित भी हो सकता है और प्रतिकर्षित प्रकार का भी हो सकता है। यहाँ पे डेविएशन कौन सा होगा? प्रतिकर्षित होता है। तो अपन कहेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय बल रेखाओं में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित हो जाती हैं। इस कारण हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी पदार्थ को जो प्रतिचुंबकीय हो, अगर उसको इन मैग्नेट के बीच में रख दिया जाए, कैसे भी रखोगे तो वो अरेंज होके कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो उनके बल रेखाओं के लंबवत चला जाता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं, ये N और S पोल हैं, ठीक है, हमको पता है कि जो मैग्नेट हैं वो क्या करेंगी? N से S तक अपनी जो रेडिएशंस है, अपनी जो लाइंस हैं, मैग्नेटिक लाइंस रेडिएशंस, उनको फ्लो करती हैं। अब मान लो कि हमने किसी मॉलिक्यूल को इस तरह से रखा है, इसको इस तरह से रख दिया है, इस तरह से रखा है, इस चुंबकीय बल रेखाओं के पैरेलल समानांतर रखा है। अब समानांतर आने से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित आने से जो मॉलिक्यूल है जो अपने बिल्कुल सीधा रखा है, लाइन के बीच में सीधा रखा है, वो प्रतिकर्षित होगा और प्रतिकर्षित होकर बल रेखाओं के लंबवत आ जाता है। मतलब जो इस कंडीशन में था, ध्यान से समझना वापस, जो इस कंडीशन में था, ऐसे था, वो कैसे चेंज हो जाएगा? वो चेंज होता है, कुछ इस तरह से रोटेट होने लगेगा और ये इसके बिल्कुल लंबवत आके बैठ जाता है, या ये कहें लंबवत स्थिति में आके ये जुड़ जाता है। ओके, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि अगर हम किसी पदार्थ को यहाँ पे रख दें इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के, तो वो हमेशा स्ट्रेट, या ये कहें चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत आ जाता है। ये ध्यान रखना है, ये इसकी एक विशेष प्रकार की स्थिति को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आगे अगर हम कहें कि किसी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने पर वो क्या करेगा? इस तरह की जो यौगिक हैं वो प्रदर्शित होते हैं कि जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हों? युग्मित हों। इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। मतलब बात अपन करते हैं कि अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें,
जैसे ये अपन डी ऑर्बिटल्स की बात कर ले तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है। अब हम ये जानते हैं कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, चक्रण क्वांटम संख्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों के लिए जो मान होता है इनका, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए मान होता है -1/2। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो ±½ होती है। क्लॉकवाइज के लिए +½ बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ बोल देते हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं अपन कि किसी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने पर इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दूसरे के समान और विपरीत होने के कारण, रिपीट कर रहा हूं मैं, सेंटेंस क्या है समझना ध्यान से और सुनना उसको, कि किसी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युग्म, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब पेयरिंग में है ये, इसी के लिए अपन इसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि किसी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने पर इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के समान और विपरीत होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं या संतुलित कर देते हैं, जिससे इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे बल आघूर्ण का मान कितना होता है? 0 होता है। ये ध्यान रखना है प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए। क्लियर है? तो जब मान 0 हो जाएगा तो ये प्रकृति कैसे प्रदर्शित करेंगे? प्रति चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं कि इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसल्ड कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करने का मतलब हो गया चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 प्राप्त होना। अब बात करते हैं कि अधिकांश जो पदार्थ होते हैं, जो अपन ऑक्टाहेड्रल की बात कर लें, मोस्टली हम कहते हैं कि उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप ऐसे मोस्ट ऑफ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो प्रति चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, चुंबकीय आघूर्ण का मान कैंसिल हो जाता है और वो प्रति चुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करने लगते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम किसके लिए? अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। अनुचुंबकत्व क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ किस प्रकार अपनी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं? तो अनुचुंबकीय प्रकृति बिल्कुल सेम एज इट इज प्रतिचुंबकीय के समान है, लेकिन इसका जो फ्लो है, इसमें जो मैग्नेटिक रेज जो होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, वो दूर ना हटते हुए पास आती हैं और अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट, अनुचुंबकत्व। समझ में आया? ये चेक करोगे आप, पढ़ोगे, समझ में आने लगेंगे। दूसरी प्रकृति कौन सी है? अनुचुंबकत्व कह दो या पैरामैग्नेटिज्म की बात अपन करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म क्या है समझना एक बार। अनुचुंबकत्व परिभाषा इसकी भी बना सकते हैं। परिभाषा कैसे बनेगी चेक करना कि ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और उनकी यह प्रकृति, उनका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि कर देते हैं, ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जबकि उनका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं कि वास्तव में इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रखते हैं, उनकी पेयरिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे। तो इसके लिए हम ये मेंशन करेंगे कि अनुचुंबकत्व प्रभाव चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इन पदार्थों की छड़ को अगर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रख दें, चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य रख दें, तो ये उस धातु छड़ को चुंबकीय बल रेखाओं के अनुरूप व्यवस्थित कर देते हैं। जिस प्रकार बल रेखाएं होती है, धातु छड़ भी उसी प्रकार व्यवस्थित हो जाती है। तो हम अगर एक डायग्रामेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें
तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, तो जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होती हैं। आकर्षित होंगी तो ये कुछ इस तरह से चलती हैं ये। तो देखिए जहां पहले चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो रही थी, अब जो चुंबकीय क्षेत्र है बल रेखाएं जाएंगी वो आकर्षित होती हैं एक दूसरे की तरफ और फिर वापस चेंज होती हैं। ये सारा खेल किसका है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का है, ये ध्यान रखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अपन ने कहा है कि अगर यहाँ पे हम किसी छड़ को रख दें तो वो चुंबकीय बल रेखाओं के अनुरूप व्यवस्थित हो जाती हैं, ये ध्यान रखना है। ये कोई छड़ है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं इस तरफ से इस तरफ जा रही है, तो क्या इसी के पैरेलल ये व्यवस्थित हो गई? क्या पैरेलल का मतलब समानांतर रूप से ये व्यवस्थित हो जाती हैं। तो आगे हम कह सकते हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो कैंसल्ड नहीं होता। परिणाम स्वरूप इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हम इनके जो कैरेक्टर हैं, इनकी जो अनुचुंबकीय प्रकृति है उसको हम डिस्कस करते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की स्थिति में ये क्या करते हैं, अपने जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू की बात अपन करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है उसमें वो वृद्धि कर देते हैं और वृद्धि करने के पश्चात ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। क्लियर है? मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि इनमें जो डोमेन्स की जो व्यवस्था होती है वो एक ही डायरेक्शंस की बात अपन करते हैं कि इसमें जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की जो उपस्थिति है वो कैंसल्ड नहीं करती। जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इस कंडीशन में क्या एक दूसरे के प्रभाव को ये निरस्त कर पाएंगे? नहीं कर पाते। इसलिए इनके मान क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण के मान बढ़ जाते हैं और ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट था अनुचुंबकत्व की, किस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तो 2 पॉइंट कंप्लीट हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट कौन सा अपने पास? लोह चुंबकत्व है। अब लोह चुंबकत्व की जो अगर बात करते हैं तो ये एक अनुचुंबकीय यौगिकों की ही एक विशेष व्यवस्था होती है कि यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टेमेटिकली अरेंज नहीं होते। सिस्टमेटिकली वो अरेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। कोई डायरेक्शन हो सकता है, कईयों की अपोज हो, कईयों की लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे भी हो सकती हैं, लेकिन यदि हम उन पर क्या कर दें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दें तो वो जो इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था है वो सममिति में चली जाती है, एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो बल चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो एक दूसरे को कैंसल्ड नहीं करते। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो जो उनका गुण है, चुंबकीय गुण है, वो बढ़ जाता है और एक तरह से ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं, एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो बात करते हैं लोह चुंबकीय जो यौगिक होते हैं वो क्या हैं, करें इसको डिस्कस। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? तो चूंकि देखो पहली बात तो ये है कि ये लोहे के पदार्थों में पाए जाए हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में आयरन कंपोनेंट्स की बात करते हैं उनमें ये प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इनको लोह चुंबकत्व कहा गया है। पहली बात तो बात करते हैं कि इनको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यह क्या होता है, हमने कहा है कि ये अनुचुंबकीय जो गुण है, अनुचुंबकीय जो प्रकृति है उसी की एक विशेष या प्रभावी स्थिति है, अरेंजमेंट है, जिसके द्वारा हम इनका प्रदर्शन करते हैं। तो क्या कहेंगे इसके लिए कि यह कौन, लोह चुंबकत्व, कि यह अनुचुंबकीय का ही एक विस्तृत रूप होता है जिसमें अत्यधिक अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो उसकी तीव्रता को प्रबल कर देते हैं, तीव्रता को बढ़ा देते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और उनकी यह प्रकृति लोह चुंबकत्व कहलाती है।
बात करते हैं लोह चुंबकीय के इसमें चुंबकीय आघूर्ण के मान में, तो चुंबकीय आघूर्ण के मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और या ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ जो लोह चुंबकीय कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के मान में वृद्धि कर देते हैं, जो एक अनुचुंबकीय पदार्थों की एक विशेष व्यवस्था होती है, विशेष परिस्थिति होती है। जैसा कि हमने कहा लोहे के यौगिकों में आयरन कंपोनेंट्स में मोस्ट फेवरेबल है, इसलिए क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिज्म कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, कौन से पदार्थों पर, लोह चुंबकत्व पदार्थों पर यदि चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का एक आवरण कह दें या एक प्रभाव कह दें कि लोह चुंबकीय पदार्थों के पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जो अन्य चुंबकीय पदार्थों की तुलना में, अन्य पदार्थों के जो चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। कैसे है, बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। इसलिए लोह चुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय क्षेत्र लगाने, तो उसमें जो निकटवर्ती परमाणु होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों के साथ साथ हम उनके जो निकटवर्ती परमाणु होते हैं वो समानांतर चक्रण के कारण व्यवस्थित हो जाते हैं, समानांतर चक्रण में व्यवस्थित हो जाते हैं, और यह प्रक्रिया कहलाती है युग्मन अभिक्रिया कह सकते हैं या विनिमय युग्मन। मतलब यह है, यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आया है, विनिमय युग्मन। अब विनिमय युग्मन क्या है, हमने कहा कि ये कोई डोमेन है, ये कोई अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनों का जिसमें इनका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। हम इसके लिए यहाँ से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करें। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने से ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट है वो एक सिस्टेमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जहां अपन लगा रहे हैं उसी की डायरेक्शन में ये अरेंज्ड हो जाते हैं। अब हमने क्या किया कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने से यहाँ पे इसके चारों ओर क्या जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। लेकिन इसके बाद अगर ये जो व्यवस्था है ये क्या है, विनिमय युग्मन है कि सही तरीके से अरेंजमेंट अपन ने किया है, लेकिन इसके बाद जब ये अरेंजमेंट इनका सही हो जाता है, इनका राइट ओरिएंटेशन होता है, उस कंडीशन में हम यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें तो यह लोह चुंबकीय पदार्थ खुद ही या स्वयं ही एक चुंबक के समान व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। मतलब ये इनके डोमेन्स की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर रूप से आने पर इनमें चुंबकीय आघूर्ण के मान बढ़ जाते हैं और सेल्फ मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थों को यदि गर्म करने पर समानांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता हो या समानांतर युग्मन हो जाता है, जैसा कि हमने इसको गर्म किया है या चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं तो इनका समानांतर युग्मन हो जाता है, समानांतर चक्रण के रूप में ये व्यवस्थित हो जाते हैं। और जैसे जैसे विनिमय का मान बढ़ेगा अयुग्मन होता जाता है उसमें, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है, उसमें ये वृद्धि कर लेते हैं। तो यहाँ से एक और हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आता है, जब अपन इसको ताप देते हैं। यहाँ तो अपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बात की है, अगर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बजाय हम अगर इसको गर्म भी करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ताप लगा दें। या अगर आपको याद हो तो बचपन में हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे कि एक लोहे की कील हुआ करती थी और उस पर एक वायर लपेटकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते थे। लोहे की कील पर तार लपेटकर उसमें जब करंट फ्लो करवाते थे और कुछ समय बाद जब करंट हटा लिया जाता था, उस कील को चेक किया जाता था, वो कील खुद भी मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगती थी। ये जो चीज़ है वो ताप के आधार पर अपन मान सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया था क्यूरी ताप के आधार पर। किसके आधार पर? क्यूरी ताप। अब क्यूरी ताप क्या है, इसकी परिभाषा सुननी है, अपन को समझनी है कि लोह चुंबकीय पदार्थों को गर्म करने पर समानांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कम होता जाता है
जैसे ताप में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे विनिमय युग्मन का अयुग्मन होता जाता है और एक निश्चित ताप पर सभी विनिमय संख्या का या विनिमय जो यौगिक होते हैं, विनिमय जो युग्मन था उसका अयुग्मन हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। और ये जो विशिष्ट ताप है जिस पर ये पूरी प्रोसेस की गई है, वो पूरी प्रोसेस जिस ताप पर की गई है वो ताप क्या कहलाएगा? क्यूरी ताप। मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्यूरी ताप क्या है? आराम से परिभाषा सुनिए और समझिए कि लोह चुंबकीय पदार्थों को जब गर्म करते हैं तो समानांतर चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे विनिमय युग्मन का अयुग्मन होता जाता है और एक निश्चित ताप पर वह सभी विनिमय युग्मन का अयुग्मन हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। यह विशिष्ट ताप क्यूरी ताप कहलाता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमने जो तीसरा पॉइंट था लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिज्म वो कंप्लीट किया है। जो चौथा पार्ट है इसका एंटी फेरोमैग्नेटिज्म वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।